नई बहू के साथ हुआ धोखा। चारों तरफ शहनाई बज रही होती है, सभी लोग शादी की खुशी में झूम रहे होते हैं। तभी रेखा अपनी सहेली रूपाली के पास आती है और उससे कहती है, अरे वाह क्या बात है, देखो तो मेरी प्यारी सी सहेली कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा ये बताओ बारात आ गई है क्या? हाँ बारात भी आ गई और दूल्हा भी आ गया है। ये सुनकर रूपाली बहुत खुश होती है कि तभी रूपाली की माँ आती है और उससे कहती है, अरे तुमने अभी तक घूंघट भी नहीं किया है, जल्दी से घूंघट करो नहीं तो कोई देख लेगा। ऐसा कहने के बाद ममता अपनी बेटी का लंबा सा घूंघट कर देती है, जिसके बाद वो उसे नीचे मंडप में ले आती है, जहाँ पर उसका होने वाला पति मंडप में बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। चलो बेटी जल्दी से मंडप में बैठ जाओ। देखते ही देखते पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कर्णिकाक्ष मंगलम तनोहरि। कुछ ही देर में रूपाली और रंजीत के फेरे हो जाते हैं। फेरों के समय चलते हुए रंजीत लड़खड़ाने लगता है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा ध्यान से कहीं गिर मत जाना। सहरे के चलते रंजीत का चेहरा दिखाई नहीं देता, तो वहीं दूसरी तरफ लंबा घूंघट करने की वजह से रंजीत को रूपाली का चेहरा दिखाई नहीं देता। शादी संपन्न होने के बाद रूपाली के माता पिता उसे विदा कर देते हैं, जिसके बाद रूपाली अपने गरीब ससुराल में आ जाती है। अंदर आओ बहू, इसे अपना ही घर समझो। जैसे ही रूपाली घर के अंदर आती है, उसे घर के अंदर एक बरामदा और एक कमरा ही दिखाई देता है, जिसके चलते सावित्री उससे कहती है, आज से तुम यहाँ सोना, बाकी हम सब तो बाहर भी सो जाएंगे। चलो मैं तुम्हारे बाबूजी को दवाई देकर आती हूँ, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। रूपाली के ससुराल वाले बहुत गरीब थे, तो वहीं उसके माता पिता उससे ज्यादा गरीब थे, जिसके चलते उसकी शादी एक गरीब घर में हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ उसका पति नशेड़ी भी था। रूपाली अपने कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बैठती ही है कि तभी रंजीत नशे की हालत में कमरे के अंदर आता है। अजी आप आ गए, अच्छा हुआ, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल कर रखे हैं, इन्हें पहन लीजिए। रंजीत बहुत सुंदर और गोरा था। वह रूपाली के हाथों से कपड़े छीन लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज के बाद तुमने अपने इन काले हाथों से मेरे कपड़ों को जरा भी हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, कपड़ों के साथ साथ अगर तुमने मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। ऐसा कहकर रंजीत अपने कपड़े उठाता है और बाहर चला जाता है। ससुराल के पहले दिन पर ही नई बहू के मुंह पर जोरदार तमाचे की छाप बन जाती है। बेचारी रूपाली उस पूरी रात रोती रह जाती है। अगले दिन वह नई बहू होने के नाते घर की जिम्मेदारी को समझती है और सारे घर के काम करती है, लेकिन उसका गोरा पति उसे अपने आगे कुछ नहीं समझता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सावित्री अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा ये तू क्या कर रहा है? देख तेरे पिताजी की तबीयत कितनी खराब है और तू शराब के नशे में हमेशा धुत रहता है। मैं तुझे समझा रही हूँ, यही मौका है अपनी घर गृहस्थी संभालने का। अपनी पत्नी को उसका दर्जा दे, वरना आगे जाकर तुझे पछतावा होगा। इस काली कलूटी को आपने मेरे साथ बांध दिया और मैं एक अच्छी पत्नी डिजर्व करता था। मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता, मैं इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा तो इसकी शक्ल देखते ही जीते जी मर जाने को दिल करता है। ऐसा कहकर रंजीत घर से निकल जाता है। उस समय सावित्री को कुछ समझ नहीं आता। ये सब रूपाली सुन लेती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी सावित्री उसके पास आती है और कहती है, कोई बात नहीं बहू, एक ना एक दिन रंजीत सब समझ जाएगा। तुम अपना पत्नीव्रता कर्म पूरा करते रहो, फल की चिंता ना करो। वही तो कर रही हूँ माँ जी, लेकिन देखो ना, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक रंजीत जी ने मुझे अपनी पत्नी ही नहीं स्वीकारा। ऐसा और कब तक चलता रहेगा? समझ जाएगा बहू, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी बाहर से दामोदर के खांसने की आवाज आती है। लगता है तुम्हारे बाबूजी को मेरी जरूरत है, मैं उनके पास जाती हूँ। सावित्री ऐसा कहकर दामोदर के पास जाती है और उसकी देख रेख करने लगती है। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो जाती है और शाम को एक तरफ बेचारी रूपाली चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तो दूसरी तरफ सावित्री पंखे से अपने पति दामोदर को हवा कर रही होती है। माँ जी इतना समय हो गया, अभी तक रंजीत जी घर नहीं आए हैं। अरे उसका तो रोज का ही है, शराब पीकर देर से आना। तू छोड़, अपना और हमारा खाना बनाकर ले आ, हम सभी खा लेते हैं। वो रात को जब आएगा तो उसे खाना दे दियो। इतना कहकर दामोदर को हवा करती रहती है। तभी अचानक से रंजीत दरवाजा खोलता है। एक लड़की शादी के जोड़े में उसके साथ होती है और दोनों के गले में वरमाला भी होती है। ये सब देख रूपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पति से कहती है, ये सब क्या है जी? ये लड़की कौन है जो शादी के जोड़े में आपके साथ यहाँ पर आई है? बेटा ये सब क्या चल रहा है? रंजीत शराब के नशे में होता है। 'यह सब सही चल रहा है, यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
ये लड़की आज से मेरी पत्नी है और इसी घर में रहेगी। इसका नाम आपको पता ही है माँ। मैं आपको इस काली कलूटी से शादी करने से पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। क्या कहा? इसका मतलब माँ जी आप इसके बारे में पहले से ही जानती थी? कब से चल रहा है ये सब? और माँ जी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आपने अपने बेटे के साथ मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हाँ बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं। मैं इन सब के बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन मुझे लगा था कि मेरा बेटा सुधर जाएगा। मैं इस घर में एक समझदार और घर चलाने वाली बहू लेकर आना चाहती थी, लेकिन ये अंकिता, ये मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी। अंकिता भी शराब के नशे में होती है और वो अपनी सास से कहती है, सासू माँ मैं तुम्हारे सदके जाऊं। अरे आखिर ऐसी कौन सी गलतियां कर दी, कौन सा पाप कर दिया जिसके चलते आप मुझे स्वीकारना ही नहीं चाहती? तो जैसी बिगड़ैल बहू को मैं अपने घर की बहू किसी भी कीमत पर नहीं बनाना चाहती। अपनी पत्नी होते हुए आपने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अरे आप मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे, ऐसी कल्पना तो मैं कर भी नहीं सकती थी। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। रूपाली अपना सामान पैक करती और घर छोड़कर जाने वाली होती है। तभी सावित्री उसे रोक लेती है और कहती है, रूपाली मेरे लिए तुम ही मेरी बहू हो और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे लगा कि मेरा बेटा सुधर जाएगा, इसलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवाई थी। लेकिन अगर इसे ये सब मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ अब और नहीं रह सकती और मेरी बहू होने के नाते मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। आज से तुम, मैं और तुम्हारे बाबूजी एक साथ रहेंगे। सावित्री भी घर छोड़ देती है, जिसके बाद रूपाली अपने सास ससुर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। रूपाली अपने पति से धोखा खाने के बाद एक बर्गर की दुकान लगाती है। देखते ही देखते उसके बर्गर की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है और अब उसे किसी भी चीज की परेशानी नहीं होती। एक दिन वह अपनी दुकान पर बर्गर बेच रही होती है, तभी वहाँ रंजीत फकीरों की हालत में आता है। कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अजी ये क्या, आपकी ये हालत किसने की? तुम्हारे छोड़ने के बाद अंकिता ने भी मुझे छोड़ दिया और मेरा सारा सामान बेचकर भाग गई। उसने मुझे धोखा दिया और मैंने तुम्हें, मुझे माफ कर दो रूपाली, मैं तो तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं। रंजीत को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देख रूपाली उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रूपाली उसे अपने साथ ही रहने देती है। अब दोनों मियाँ बीवी बर्गर की दुकान लगाकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने और कविता अपनी 3 साल की काली बेटी के साथ पार्क में खेल रहे थे। आजा आजा बेटा, पापा को ये बॉल दो, पैर मारो इसमें, मारो मारो। नहीं नहीं बेटा, मम्मा को दो, किक मारो। मम्मा डड्डा बॉल। प्यारी सी पाखी अपने छोटे पैरों से बॉल में किक मारती है। फिर सूरज उसे अपनी गोद में ले लेता है। अरे वाह मेरी लाडो रानी, कितनी सयानी है। देखा कविता, मेरी बेटी मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अच्छा है, आपसे ज्यादा प्यार करती है। बेटियां वैसे भी पिता की लाडली होती है। कभी मैं ना रही तो आपके साथ तो रह ही लेगी। कविता तुम पागल हो, आज के बाद कभी ऐसी बात मत करना। मैं तुम्हारे बिना पाखी को नहीं संभाल सकता। मैं भले ही कितना प्यार करता हूँ, लेकिन उसे माँ का प्यार चाहिए ही। अच्छा बाबा सॉरी, चलो हम तीनों मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। इसके बाद तीनों ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा लेकर घर लौट रहे थे कि रास्ते में पाखी एक गुब्बारे वाले को देखकर गुब्बारा लेने की जिद करती है। इसलिए कविता रोड क्रॉस करके गुब्बारा लेने जाती है। एक कार बहुत बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट कर देती है, जिसके बाद कविता हमेशा के लिए अपनी बेटी और पति को छोड़कर चली जाती है। पत्नी के जाने के बाद सूरज बहुत अकेला पड़ जाता है और बहुत रोता है। पाखी भी उससे संभल नहीं पा रही थी, तो उसके करीबी रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी का सुझाव दिया, जिसके बाद वह अमीर शोभा से शादी कर लेता है। वह दिखने में जितनी गोरी चिट्टी थी, उतनी ही दिमाग से शातिर और घमंडी थी। शादी के अगले दिन जब शोभा उसे टिफिन बनाकर देती है तो सूरज कहता है, शोभा तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन हाँ, मैंने तुमसे शादी खास तौर से पाखी के लिए की है। मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता था। मैं चाहता हूँ तुम उसे लाड प्यार के साथ बड़ा करो, उसे माँ का प्यार दो। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं पाखी को बहुत प्यार करूंगी। एक तो काली, ऊपर से माँ का प्यार भी दूं। इसे देखकर तो मुझे प्यार करने का मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। पाखी बेटा बाय बाय, टाटा डाडा। तभी सूरज चला जाता है। शोभा अपने सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी कि पाखी उसके पास आती है। चीजी चाहिए, ये बुक्की बुक्की। ओहो, अब ये लड़की चैन से टीवी भी नहीं देखने दे सकती है। पहले इसके बाप के सामने इसकी खिदमत करो, इसे नकली प्यार करो, उसके बाद इसको देखो। मन तो कर रहा है इस काली कलूटी को जान से मार दो, पर ऐसा कहाँ कर सकती हूँ।
अरे छोड़ मेरे कपड़े, ला रही हूँ तेरी दूध की बोतल। मुंह सड़ाकर शोभा रसोई में से जाकर दूध की बोतल पाखी को दे देती है, लेकिन फिर वो बहुत रोती रहती है तो उसे अकेले कमरे में बंद कर देती है और 1-2 घंटे बाद ही खोलती है, जब तक वो खुद सो जाया करती थी। वक्त गुजरता है, शोभा की उसकी तरह गोरी बेटी सौम्या होती है, जिसे शोभा बहुत प्यार करती थी और उसी का ख्याल रखती थी। उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी। वहीं पाखी के बाल वक्त के साथ धीरे धीरे बहुत घने लंबे हो जाते हैं। अब पाखी 16 साल की हो गई थी और उसकी छोटी बहन 14 साल की हो गई थी, जिसके बाल इतने सुंदर नहीं थे। एक शाम सूरज अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाता है। तभी एक औरत पाखी के लंबे बालों को देखकर कहती है, अरे वाह, इस लड़की के बाल तो बहुत सुंदर है। बहन जी, आपकी बेटी है ना? देखकर तो नहीं लगता, आप इतनी गोरी हो और ये इतनी काली है। इसके लंबे बालों का राज क्या है, जरा मुझे भी बताइए। अरे बस ये तो कुदरत है, इसके लंबे बाल हो गए। मम्मी मुझे वो ड्रेस आगे से लेनी है, वहाँ चलो ना। अरे ये भी आपकी बेटी है, पर इसके बाल आपकी बड़ी बेटी जैसे सुंदर नहीं है और रंग में चेहरे में भी अंतर है। ओहो, मुझे तो तुम इसकी सौतेली माँ लग रही हो। जस्ट शट अप, आपका कोई मतलब नहीं है हमसे इस तरीके के सवाल करने का। माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कितने सालों से इस कलूटी की वजह से मुझे आसपास के लोग कितना कुछ कह जाते हैं, और ऊपर से उसके लंबे बाल। मेरे बाल इतने अच्छे नहीं है ना मेरी बेटी के। अब तो इसकी काले बालों के साथ ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे इतना मत सोचो शोभा, चलो शॉपिंग तो हो गई है, कुछ खाने चलते हैं। हाँ चलिए ना। ये सुनकर जब वो खाना खाने आते हैं तो साथ वाले टेबल की हम उम्र नताशा कहती है, माँ उस लड़की के बाल देखो कितने सुंदर और काले हैं, मुझे उसकी तरह बाल चाहिए, आप कुछ करो ना। बेटा मैं उससे पूछ कर आती हूँ। एक्सक्यूज मी बेटा, इधर आना, तुम्हारे बाल तो बड़े ही सुंदर हैं, ऐसा क्या लगाती हो? ऐसा कुछ भी खास नहीं आंटी, बस हफ्ते में 4-5 बारी में चंपी करती हूँ और धूल वगैरह से बचाती हूँ। खोले बाल ज्यादा देर नहीं रखती हूँ। अगर आप भी अपनी बेटी की ऐसी केयर करेंगे तो उसके बाल भी बहुत लंबे घने मोटे हो जाएंगे। सच में बेटा, अब तो मैं ऐसे ही करूंगी। सबसे ज्यादा अच्छे बाल मैंने आज तक किसी के नहीं देखे। वो तुम्हारी मम्मी है ना, उनके बाल भी मुझे खास नहीं लगे। अरे आंटी जी, सबके अलग अलग बाल होते हैं। बहुत हो गया इसका, ये खुद को समझती क्या है, ज्यादा इसके बड़े बालों की तारीफ की जा रही है। अब इसके बाद बाल मैं काट दूंगी ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने, आप भी ऐसे ही अपनी बेटी के बालों की केयर करना। माँ आप देख रही हो पापा कितनी तारीफ कर रहे हो उस पाखी की, मुझे भी इतने ही लंबे बाल चाहिए। आपके बाल इतने लंबे नहीं है और ना मेरे, जबकि मैं इतनी गोरी हूँ और वो काली होने के बावजूद भी इतनी सुंदर लगती है लंबे बालों में कि सब तारीफ करते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव शैम्पू लाऊंगी जिससे बाल बहुत बड़े हो जाएंगे। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सब घर वापस आ जाते हैं। शोभा और उसकी बेटी सौम्या को पाखी के लंबे बालों से बहुत चिढ़ होती है, इसलिए वह अपने बालों को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग कंपनी के शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल यूज करते हैं। मगर उनके बालों में काफी महीनों तक ऐसा कुछ भी असर नहीं होता है, उल्टा बाल और कमजोर हो जाते हैं। आसपास के लोग फिर से पाखी के बालों की तारीफ करते हैं तो दोनों माँ बेटी जल भुन कर कहती हैं, बस माँ बहुत हो गया, अब मैं और उस काली सौतेली बहन की तारीफ नहीं सुन सकती, मैं उसके बाल काट दूंगी। ये शुभ काम तो अकेले मत कर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ उसके बाल काटने, जब तकलीफ हो जाएगी ना तो रोती रहेगी। हाँ माँ। दोनों माँ बेटी हाथ में कैंची लेकर रसोई की तरफ बढ़ती हैं जहाँ पाखी रसोई में खाना बना रही थी। तभी शोभा उसे पकड़ लेती है और उसके बाल काटने लगती है कि पाखी चिल्लाती है, माँ छोड़िए, ये आप क्या कर रही है माँ, आप छोड़िए मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने तो मेरी नाक में हमेशा से दम कर रखा है और अब मेरी बेटी को भी परेशान करती है। तेरे लंबे बालों की वजह से आसपास के लोग हमें कितना सुनाते हैं और हमारे बाल भी तेरी वजह से कमजोर हो गए। अब हम तुझे भी टकला कर देंगे। सौम्या बेटा, इसके कसकर हाथ पकड़ ले, इसके सारे बाल काट देती हूँ अभी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, फिर देखती हूँ ये कैसे अपने लंबे बालों पर इतराती है। माँ सौम्या, आप दोनों ऐसे मत कीजिए, मुझे अपने लंबे बाल बहुत पसंद है, प्लीज मत कीजिए। पाखी का रोना दोनों घमंडी अमीर माँ बेटी को दिखाई नहीं देता और वो जैसे ही कैंची से उसके लंबे बाल काटने जा रही थी कि आवाज सुनकर सूरज वहाँ आ जाता है और शोभा को चांटा मारकर दोनों से कैंची छीन लेता है। शोभा, सौम्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पाखी बेटी के साथ ये सब करने की? शर्म नहीं आती? तुम तो उसे बेटी मानती थी ना अपनी। कैसी बेटी? ग्रहण है मेरे जीवन में, जब देखो जहाँ जाती है वहाँ से मुझे सुनने को मिल जाता है।
माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, स्कूल में भी सब मुझे इसी की वजह से चिढ़ाते हैं, छोटे बाल होने के कारण। डैडी मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी माँ मुझे ऐसे कह रही है, पता नहीं मेरे बाल क्यों काटना चाहते हैं। बेटा मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं एक फैसला ले रहा हूँ। शोभा तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ हमेशा के लिए। मैं अकेले अपनी बेटी को पाल लूंगा, कम से कम किसी को उसके लंबे बालों से चिढ़ तो नहीं होगी। अजी आप इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं सौम्या अब से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ पापा हम नहीं करेंगे। ठीक है। शोभा और सौम्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।